हेलो दोस्तों, मस्ती की पाठशाला में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है राज्य क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप निम्नलिखित बातों के बारे में जानकारियां हासिल कर लेंगे। नंबर 1, राज्य के बारे में आम जनता क्या सोचती है। नंबर 2, राज्य वास्तव में होता क्या है। नंबर 3, राज्य क्यों जरूरी है। नंबर 4, राज्य के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। नंबर 5, राज्य के अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं। और दोस्तों, अंत में हम इस वीडियो का सारांश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आम जनता हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब आदि को राज्य के नाम से संबोधित करती है। भारतीय संविधान में भी इनके लिए राज्य शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अर्थात इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति शास्त्र की तकनीकी भाषा में यह परिभाषा गलत है। राज्य होने के लिए कुछ विशेष शर्तों का पूरा किया जाना अति आवश्यक माना जाता है। अतः राज्य क्या होता है, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि राज्य शब्द की उत्पत्ति प्राचीन यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, क्योंकि प्राचीन यूनान में नगर राज्यों को पोलिस नाम से जाना जाता था। अतः आज का जो राज्य है वह पोलिस से ही विकसित हुआ है। अर्थात आधुनिक राज्य प्राचीन यूनानी नगर राज्यों का आधुनिक स्वरूप है। दोस्तों, आज के समय राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं और स्टेट शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल मैकियावेली ने अपनी पुस्तक में 16वीं सदी में किया था। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देशों में यह शब्द प्रयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। स्टेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य होता है उच्च सामाजिक स्तर। अतः राज्य एक ऐसा मानवीय संगठन है जिसका स्तर, जिसका प्रभाव, जिसकी स्थिति, जिसकी शक्ति अन्य मानवीय समुदायों या समाजों से ऊपर होती है। यह सर्वोच्च शक्ति धारक होता है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ इसके ही अंतर्गत होता है और यह अपने अधीन समस्त जनता के समूहों या समाजों को नियंत्रित और नियमित करता है, जिसकी आज्ञा का पालन हर किसी के लिए अति आवश्यक माना गया है। दोस्तों, राज्य के बारे में अरस्तु बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा संघ है जो आदर्श और आत्मनिर्भर जीवन के लिए अनिवार्य है। वे आगे कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि उत्तम जीवन के लिए अति आवश्यक है। अरस्तु का मानना था कि मनुष्य केवल एक सामाजिक प्राणी ही नहीं है बल्कि वह एक राजनीतिक प्राणी भी है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य अपनी समस्त तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वभावतः समाज के रूप में संगठित होता है और मिलजुल कर रहता है। लेकिन समाज में रहते हुए अन्य लोगों के साथ, अन्य मनुष्यों के समूहों के साथ
उसके अपने हितों को लेकर, विचारों को लेकर, इच्छाओं को लेकर कई बार विरोध, संघर्ष अथवा झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस संघर्ष का समाधान वह राजनीति के माध्यम से करता है। इसीलिए अरस्तु ने राजनीति को संघर्ष समाधान का एक उपाय बताया है। अतः जिस संगठित समाज में रहकर मनुष्य राजनीति करता है, वह संगठित समाज ही राज्य कहलाता है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक और अनिवार्य संस्था है। राज्य इसलिए एक प्राकृतिक संस्था है क्योंकि यह मनुष्य के स्वभाव से पैदा हुई है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, अतः मनुष्य स्वयं को एक राज्य के रूप में स्वभावतः संगठित कर लेता है। और यह अनिवार्य इसलिए है क्योंकि एक आदर्श, श्रेष्ठ अथवा उत्तम जीवन की प्राप्ति इस राज्य में रहते हुए ही हो सकती है। यह राज्य ही है, यह राजनीति ही है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों या जीव जंतुओं से पृथक और श्रेष्ठ बनाती है। दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का मानना है कि राज्य निश्चित क्षेत्र के भीतर कानून के लिए संगठित लोग हैं। वहीं ब्लूमस्ली महोदय के अनुसार एक निश्चित प्रदेश पर राजनीतिक दृष्टिकोण से संगठित लोगों को ही राज्य कहा जाता है। अगर इन तीनों ही परिभाषाओं को आप ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे कि तीनों ही विद्वानों ने माना है कि राज्य के निर्माण के लिए निश्चित भूभाग का होना जरूरी है। उस निश्चित भूभाग के ऊपर जनसंख्या का निवास करना जरूरी है, क्योंकि यह जनसंख्या ही है, यह मनुष्य ही है जो राज्य का निर्माण करता है। और तीसरा, यह मनुष्य एक सरकार के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि एक राज्य के लिए तीनों ही विद्वानों ने निश्चित भूभाग, जनसंख्या और सरकार को अनिवार्य माना है। लेकिन दोस्तों, ये तीनों ही विद्वानों की परिभाषाओं को हम राज्य की श्रेष्ठ परिभाषा नहीं मान सकते, क्योंकि आधुनिक समय के राज्य की यह सही रूप में व्याख्या नहीं कर पाते हैं। आधुनिक समय में राज्य वास्तव में क्या है, उसकी सुंदर परिभाषाओं में से एक परिभाषा गार्नर महोदय के द्वारा दी गई है। गार्नर के अनुसार राज्य कुछ या अधिक लोगों का एक ऐसा समूह है जो स्थायी रूप से पृथ्वी के निश्चित हिस्से में बसे हैं, बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और जिसकी एक ऐसी संगठित सरकार है जिसकी आज्ञा का पालन वहां के लोग स्वाभाविक रूप से करते हैं। इस परिभाषा में आप नोटिस करेंगे कि गार्नर ने निश्चित भूभाग, जनसंख्या और सरकार को तो राज्य का अनिवार्य अंग माना ही है, लेकिन साथ ही गार्नर ये मानते हैं कि सरकार जब तक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाती है, स्वेच्छा से कार्य नहीं कर पाती है, तो ऐसे भूभाग पर निवास कर रही जनता और उसकी सरकार एक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राज्य के निर्माण के लिए एक और अन्य अनिवार्य तत्व की आवश्यकता रहती है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। दोस्तों, राज्य के अनिवार्य अंगों के मामले में हमारे आधुनिक राजनीति शास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि 4 अनिवार्य अंगों का होना अति आवश्यक है। ये वो अनिवार्य अंग हैं जिनके बिना राज्य का निर्माण हो ही नहीं सकता। नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 निश्चित भूभाग, नंबर 3 सरकार और नंबर 4 प्रभुसत्ता। जनसंख्या के मामले में हमारे विद्वान ये मानते हैं कि राज्य पशु पक्षियों का समूह नहीं है,
बल्कि मनुष्यों की एक राजनीतिक संस्था है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य राज्य बनाता है, ना कि पशु पक्षी। लेकिन एक राज्य की जनसंख्या कितनी हो, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। राजनीतिक दर्शन के पिता प्लेटो का मानना था कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। वहीं रूसो का मानना है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। अगर हम आधुनिक समय के राज्यों की बात करें तो आप पाएंगे कि चीन और भारत जैसे राज्य ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है, और बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जिनकी जनसंख्या हजारों या लाखों में है। तो ऐसे में एक द्वंद्व पैदा होता है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर अरस्तु ने शानदार तरीके से दिया है। अरस्तु मानते हैं कि जनसंख्या इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि राज्य आत्मनिर्भर ना बन सके। कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या कम नहीं होनी चाहिए कि राज्य अपने जरूरतों को पूरा भी ना कर सके, राज्य अपनी सुरक्षा भी ना कर सके। और राज्य की जनसंख्या इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि उसके अंदर शासन प्रशासन को चलाने में दिक्कतें आए, अराजकता का माहौल पैदा हो जाए। दोस्तों, राज्य के निर्माण के लिए दूसरा अनिवार्य तत्व होता है निश्चित भूभाग। ब्लूमशली महोदय का मानना है कि जिस प्रकार राज्य का व्यक्तिगत आधार जनता है, उसी प्रकार उसका भौतिक आधार भूमि होता है। जन समुदाय उस समय तक राज्य नहीं बना सकता जब तक कि उसके पास निश्चित भूमि ना हो। एक उदाहरण देता हूं। 1948 से पहले यहूदी धर्म के लोग पूरे विश्व भर में फैले हुए थे। उनका एक निश्चित भूभाग के ऊपर स्थायी निवास नहीं था। लेकिन 1948 के बाद 1948 के बाद यहूदी लोगों ने इज़राइल नामक भूभाग के ऊपर स्थायी निवास करना शुरू किया और फिर उनका अपना एक राज्य इज़राइल नाम से प्रचलित हो गया। दोस्तों, एक राज्य का निश्चित भूभाग क्या होता है? एक राज्य का निश्चित भूभाग के अंदर 3 चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1 उस राज्य का भू क्षेत्र, नंबर 2 जल क्षेत्र, नंबर 3 वायु क्षेत्र। भू क्षेत्र के भीतर उस राज्य के अंदर जितने भी पहाड़ हैं, पठार हैं, मरुस्थल हैं, हिमखंड हैं, नदियां हैं, झरने हैं, झीलें हैं, ये सब कुछ शामिल किया जाता है। जल क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई राज्य समुद्र के साथ लगता है तो उस राज्य की तटीय सीमा से समुद्र के अंदर 12 मील तक के क्षेत्र को उस राज्य की भू क्षेत्र में शामिल किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी राज्य का समुद्र के साथ तट लगता है तो उस राज्य के भू क्षेत्र के तट से समुद्र के 12 मील तक का क्षेत्र उस राज्य के भू क्षेत्र में या भूभाग में शामिल माना जाता है। और तीसरा है वायु क्षेत्र, अर्थात किसी देश के, किसी राज्य के भूभाग के ऊपर का जो वायुमंडल होता है वह भी उस राज्य के भूभाग का ही एक हिस्सा माना जाता है। इसीलिए किसी भी राज्य के वायुमंडल से अगर किसी वायुयान को गुजरना हो तो उसे उस राज्य की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। दोस्तों, एक राज्य का आकार क्या हो, इसके बारे में भी विद्वानों के अंदर मतभेद हैं। आधुनिक समय को देखा जाए तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत जैसे ऐसे देश हैं जिनका आकार काफी विशाल है।
वहीं सैन मैरिनो, मोनाको, नौरू, मालदीव, अपना सिंगापुर जैसे ऐसे भी कुछ एक देश हैं जिनका आकार बहुत ही छोटा है। ऐसे में छोटे आकार के राज्य आदर्श हैं या फिर राज्य का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए? इसके बारे में भी अरस्तु महोदय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य का आकार उतना होना चाहिए जितनी कर की उस राज्य की जनसंख्या उसकी सुरक्षा कर सके। आधुनिक समय के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि निश्चित भूभाग होना अति आवश्यक है। यह मैटर नहीं करता कि वह भूभाग छोटा है अथवा बड़ा। दोस्तों, एक राज्य के निर्माण के लिए तीसरा महत्वपूर्ण जो अंग है वह होता है सरकार। सरकार क्या होती है? सरकार निश्चित भूभाग पर निवास कर रही जनता जिसमें सहयोग हो वह समाज बनाता है। जब समाज में राजनीतिक रूप से संगठित समूह बनता है तो वह राज्य कहलाता है। लेकिन राज्य एक अमूर्त संस्था होती है जो अपने आप में कुछ कार्य नहीं कर सकती है। अतः राज्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के माध्यम से कार्य करता है। अतः सरकार एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा राज्य अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है और उन्हें कार्यान्वित करता है। दोस्तों, एक आसान भाषा में मैं इस बात को समझाता हूं कि राज्य एक हवाई जहाज की तरह होता है जो उड़ने की शक्ति रखता है, जो उड़ सकता है, लेकिन वह अपने आप में उड़ने में सामर्थ्यवान नहीं है जब तक कि उसके अंदर एक पायलट की व्यवस्था ना हो जाए। अतः राज्य एक हवाई जहाज की तरह है और सरकार उसका पायलट होती है। सरकार राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कार्यान्वित रहती है, क्रियाशील रहती है, या राज्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। दोस्तों, सरकारें अनेक रूपों की होती हैं, जैसे लोकतंत्रीय सरकार, साम्यवादी सरकार, सैनिक तानाशाही की सरकार। हमने इतिहास में फांसीवादी और नाजीवादी सरकारें भी देखी हैं। यह फिर से कोई मैटर नहीं करता कि सरकार का स्वरूप क्या है, वह राजतंत्रीय सरकार है या लोकतंत्रीय सरकार है, वह जन कल्याणकारी सरकार है या सरकार का उद्देश्य या शासक का उद्देश्य अपने स्वार्थों को पूरा करना है। लेकिन यह आवश्यक होता है कि सरकार एक राज्य के अंदर होनी ही चाहिए। बिना सरकार के राज्य अस्तित्व नहीं रख सकता। राज्य का चौथा अनिवार्य अंग है प्रभुसत्ता। दोस्तों, प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सुप्रानस से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका उच्चारण हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इस सुप्रानस शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। दोस्तों, प्रभुसत्ता राज्य रूपी शरीर के लिए एक आत्मा की तरह होती है। कहने का तात्पर्य है कि निश्चित भूभाग, जनसंख्या और सरकार एक शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर जब तक प्रभुसत्ता नामक आत्मा नहीं होगी, वह शरीर जीवित शरीर नहीं कहला सकता है। यह प्रभुसत्ता शरीर की वह शक्ति है जिसके दम पर शरीर सजीव कहलाता है, वह क्रियाशील होता है। अतः प्रभुसत्ता राज्य की सबसे अनिवार्य शक्ति है, अनिवार्य अंग होता है। प्रभुसत्ता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। दोस्तों, प्रभुसत्ता दो प्रकार की होती है, एक है आंतरिक प्रभुसत्ता और दूसरी है बाह्य प्रभुसत्ता। जब किसी राज्य की सरकार
अपने देश के भीतर, अपने राज्य के भीतर अन्य मानवीय समुदायों, समाजों, धर्म के लोगों के दबाव में आए बिना कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक कर पाती है, तो ऐसे में हम मानते हैं कि वह सरकार, वह राज्य आंतरिक रूप से प्रभुसत्ताधारी है। वहीं बाह्य प्रभुसत्ता का तात्पर्य यह होता है कि जब एक राज्य की सरकार बिना दूसरे राज्य की सरकारों के दबाव में आए स्वतंत्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यशील होती है, कार्य कर पाती है, तो उस स्थिति में हम मानते हैं कि वह राज्य बाह्य रूप से भी संप्रभुसत्ताधारी होता है। दोस्तों, एक राज्य का आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूपों में प्रभुसत्ताधारी होना अति आवश्यक है। आपको एक उदाहरण देता हूं। आजादी से पहले भारत की अपना एक निश्चित भूभाग था, भारत की जनसंख्या थी, भारत में सरकार भी काम कर रही थी, लेकिन इस सरकार के पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी स्वेच्छा से कार्य करने की। यह सरकार एक विदेशी हुकूमत के नियंत्रण में थी और उसकी इच्छा के अनुसार कार्यों को करने के लिए बाध्य थी। ऐसे में स्वतंत्रता से पूर्व के भारत को हम राज्य नहीं मान सकते। हाँ, जब देश आजाद हो गया, देश का संविधान बन गया, देश के लोगों ने अपनी सरकार को चुना और वो चुनी हुई सरकार देश के लोगों के हित के लिए, देश के लोगों की इच्छा के अनुसार जब काम करने लगी, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि चारों अंग मिल गए थे, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता। तो हम कहेंगे कि उस स्थिति में भारत एक राज्य का आकार या एक राज्य के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, एक राज्य बन जाता है। दोस्तों, एक राज्य बनने के लिए ये चार अंग अति आवश्यक हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटका, केरला, इन सभी प्रदेशों के अंदर निश्चित भूभाग, जनसंख्या और सरकार तो है, लेकिन इनकी संप्रभुता इनके अपने पास नहीं है, बल्कि वह भारत में निहित है। हम सब भारत देश के निवासी हैं, हम सब भारत देश के नागरिक हैं। अतः भारत एक राज्य है, लेकिन भारत के ये सभी प्रदेश, जिनको हम प्रांत कह सकते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र की तकनीकी भाषा के अनुसार इनको राज्य कहना पूरी तरह से गलत होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने राज्य के बारे में, आम जनता की धारणा के बारे में जाना, साथ ही हमने जाना कि वास्तव में राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषाओं को समझा, राज्य क्यों जरूरी है यह भी जाना, और राज्य के कौन कौन से अनिवार्य अंग हैं जिनके मिलने पर एक राज्य अपने वास्तविक आकार में आता है, यह भी समझा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर मेरा पढ़ाया समझ आ रहा हो, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।